नमस्कार दोस्तों, 20 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कौन कौन से? तो पहला है पॉकेट्स ऑफ होप लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि आज के सिनारियो में जब बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वेजिव स्पेशीज, एग्जॉटिक स्पेशीज लोकल इकोसिस्टम्स को तबाह कर रही हैं, इन सब चीजों के बीच में अगर किसी एक तरीके से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को और सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं तो वो ये है कि हम नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स को बढ़ाएं साउथ एशिया के अंदर। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दी गई, इस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फिर रिसेंटली अगर आप देखो तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ये कहां पे हुआ है? वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर में। तो इन स्टोन माइनिंग क्वेरीज में प्रॉपर तरीके से रूल्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। और रूल का इंप्लीमेंटेशन नहीं भी होता है जब इनको कोई शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाता है, इनको बोला जाता है कि ऑपरेशंस आपके लीगल, इनको बंद करिए, तो भी इन्हें बंद नहीं किया जाता है। ये जो स्टोन क्रशर यूनिट थी वेंकटेश्वरा की, इसको नोटिस इशू किया गया था काम बंद करने के लिए, ऑपरेशन सस्पेंड करने के लिए, इसने नहीं किए और अब इंसिडेंट हो गया है। यहां पे जान गई है लोगों की। तो कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए? इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट है भाई रिजर्वेशन। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो रिजर्वेशन का बवाल चला था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले 10 मई को कहा कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के लोकल बॉडी इलेक्शन करवाओ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, 14% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ आप इलेक्शन करवाओ। जबकि जो बवाल चल रहा है, अपोजिशन बोल रहा है कि भाई कम से कम 27% रिजर्वेशन तो दो ओबीसी को। तो जो ट्रिपल टेस्ट है, इसके बारे में तो वैसे मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ सेट गाइडलाइंस है, कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, उनको मीट करना जरूरी है रिजर्वेशन देने से पहले। तो अभी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 14% का मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी रिजर्वेशन, इसको सही बताया है। लेकिन इसके ऊपर अभी और जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है। बहरहाल अभी के लिए जो इलेक्शन है वो अलाउ कर दिए गए हैं। तो क्या है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को देख लेंगे थोड़ा सा। वैसे तो कल मैंने करंट अफेयर्स में आपको ये जो टॉपिक था वो समझा दिया था। और फिर एक यहाँ पे एक आर्टिकल है, जर्नलिस्ट है ये आलोक देशपांडे साहब, इन्होंने लिखा है। इन्होंने ये बताया कि जो जर्नलिस्ट का सबसे मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि लोगों को कन्विंस कर पाना कि वो अपना नाम कोट करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जब जर्नलिस्ट कोई न्यूज कवरेज करता है तो वो किसी से न्यूज जानेगा ना, तब जाके छापेगा न्यूज़पेपर में। अब वो जिससे न्यूज जानेगा, वो न्यूज देने वाला क्या अपना नाम डिस्क्लोज करने को तैयार है? अगर तो तैयार है तो ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो जर्नलिस्ट बिना किसी सोर्स के न्यूज नहीं छाप सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हर्षद मेहता वाला अगर आपने सीरियल देखा हो, तो उसमें जो लेडी रिपोर्टर होती है, उसको ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो अपने सोर्स का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती थी। और बिना सोर्स के नाम के ओवरऑल किसी के ऊपर इल्जाम लगा पाना, बड़ी लॉबी के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, ये अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो ये प्रॉब्लम्स जर्नलिस्ट को फेस करनी पड़ती है, पत्रकारों को। उसके बारे में यहाँ पे एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है आलोक देश पांडे साहब का, तो इसको यहाँ पे देख लेंगे। तो इतने आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, शुरुआत करते हैं किस आर्टिकल से? तो ये रिजर्वेशन वाला आर्टिकल एक बार जल्दी से आपको समझा देता हूँ। वैसे इसमें ज्यादा कुछ देखिए है नहीं। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो लिंक है वो मिल जाएगा। पीडीएफ में अपने करंट अफेयर्स की टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन क्लिक करके हेल्प करें। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को अलाउ कर दिया है कि ठीक है भाई, आप 14% का जो आपका ओबीसी कोटा है इसको आप इंप्लीमेंट करो। किसमें इंप्लीमेंट करो? तो जो 23,263 लोकल बॉडीज है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाओ। लंबे समय से वो इलेक्शंस पेंडिंग है। मुद्दा क्या था कि क्या भाई 14% रिजर्वेशन ओबीसी को जो कि किया गया है आपका मध्य प्रदेश में, क्या वो इनफ है? जो अपोजिशन पार्टी है वो बोल रही है कि भाई कम से कम 27% रिजर्वेशन दो। नॉर्मल कर देखो तो रिजर्वेशन किस हिसाब से काम करता है? 27% ओबीसी का रिजर्वेशन, 15% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। तो लगभग कितना हो गया? 49.5% हो गया। अब ये रिजर्वेशन की मेथोडोलॉजी केंद्र के एजुकेशन इंस्टीट्यूट और नौकरियों में चलती है। स्टेट की लोकल बॉडी इलेक्शंस में थोड़ा बहुत राज्य की सरकार वाला एलिमेंट आ जाता है। तो लोकल बॉडीज के रिस्पेक्ट में 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट की मेथोडोलॉजी दे दी थी। ट्रिपल टेस्ट की मेथोडोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रॉपर तरीके से कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन प्रॉपर डाटा, स्टैटिस्टिक्स और एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो एक्चुअली में कितनी बैकवर्ड हैं, क्या सारी बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिला है, कितना प्रोपोर्शन इन बैकवर्ड क्लासेस का, कितना परसेंटेज रिजर्वेशन है लोकल बॉडी में। इन सब चीजों को देख के प्रॉपर रिपोर्ट पब्लिश करेगा ये कमीशन, जिसके आधार पर किसी भी एक राज्य के लोकल बॉडी में जो भी रिजर्वेशन रखा गया है उसको डिसाइड किया जाएगा। तो ट्रिपल टेस्ट का क्राइटेरिया
अभी के लिए मध्य प्रदेश में पूरा हो गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और ये 14% के रिजर्वेशन के हिसाब से ही लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे मध्य प्रदेश के अंदर। अब देखिए मैं आपको बता दूं ना, आगे आने वाले समय में जो रिजर्वेशन की बहस है, ये ओबीसी कोटा के आसपास घूमने वाली है। शेड्यूल कास्ट का कोटा और शेड्यूल ट्राइब का कोटा ये ऑलमोस्ट फिक्स है, इनके ऊपर देखिए ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है नहीं, ज्यादा डिस्प्यूट है नहीं, ठीक है ना। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के कोटे को आप अलग हटा दो। जो मेन पॉलिटिक्स होने वाली है आने वाले 5 से 10 15 सालों में, वो होने वाली है ओबीसी कोटे को लेकर। क्योंकि अलग अलग राज्य में डिमांड हो रही है कि जो केंद्र की सर ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंद्रासानी लिमिट है कि भाई ओवरऑल कोटा 50% से पार नहीं होना चाहिए, इसको हटाइए। ओबीसी कैटेगरीज के लोग ज्यादा हैं, उनका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में ज्यादा है, कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाओ, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन दो। तो इस प्रकार की डिमांड ऑलरेडी पिछले 1 2 3 सालों में आप सुनने को मिल रहे होगा, और ये डिमांड आगे जाने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। तो जो मेन पॉलिटिक्स होगी यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके, वो होगी इस बात को लेके कि भाई ओबीसी कैटेगरी के लोगों को कितना कोटा मिलना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन में 14% मिला है, जबकि अपोजिशन पार्टी जैसे कि कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि नहीं भाई कम से कम 27% कोटा दो। वैसे मैं बता दूं कि ये जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है ना, ज्यादा रिजर्वेशन कोटा देख के वोट खींचना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का आप कह लो मूल सिद्धांत रहा है। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज इस मूल सिद्धांत को किसी प्रॉपर एम्पेरिकल डाटा के बेसिस पे कराएं, ये जरूरी नहीं है। बस कोटा दे दो भाई, कोटा दे दो तो हमें वोट मिल जाएंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रिपल टेस्ट कि भाई ठीक है आप कोटा दीजिए, लेकिन पहले आप ये प्रूव करिए कि जो आप कोटा दे रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो सही नहीं है, ये सही है या नहीं नहीं है। अच्छा, अभी के लिए 14% का रिजर्वेशन दे दिया गया है, ठीक है ना, इसी के हिसाब से लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर 14% के नंबर को जुडिशियल स्क्रूटनी रखी जा सकती है, अभी इसके ऊपर और बहस आगे आने वाले समय में हो सकती है, ठीक है। ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज को लेकर मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे जुडिशियल स्क्रूटनी हो रही है। इस बात के ऊपर बहस की जा रही है कि जितना कोटा एफिक्स किया गया है ओबीसी के लिए, क्या वो इनफ है, नहीं है, ज्यादा है, कम है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बहस चल रही है, ठीक है भाई। और एक बात बता दूं, नौकरियों में और पढ़ाई में जो कोटा देने का बेसिस होता है, वो आपको लोकल बॉडी इलेक्शंस में कोटा देने का बेसिस नहीं रखना। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जॉब और एजुकेशन में जो कोटा देने का बेसिस है वो है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। लेकिन ये बेसिस आपको लोकल बॉडी इलेक्शंस में नहीं रखना है। लोकल बॉडी इलेक्शंस में क्या है बेसिस, वो ट्रिपल टेस्ट के अंदर बताया गया, जो कि मैं पहले आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं। बेसिकली ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। आप बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं ग्राउंड लेवल पे, उनमें आप कह रहे हो क्या नाम से कोटा देना, तो मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हो, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे जब आप नौकरी देते हो तब आप सोशल इंपावरमेंट की बात करते हो। जब कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन में प्रायोरिटी मिलती है तब आप एजुकेशनल इंपावरमेंट की बात करते हो। और जब आपको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो। तो तीनों में क्राइटेरिया अलग अलग है। तो आप रिजर्वेशन दे रहे हो, बट उस रिजर्वेशन का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग है। वैसे तो देखा जाए तो फाइनल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जिन कास्ट को हमेशा से परेशान किया गया भाई, उनको आप थोड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए, उनको उनकी वल्नरेबिलिटी से हटाइए। बट इन एनी केस एक सेट ऑफ पैरामीटर्स को हर रिजर्वेशन में लागू नहीं किया जा सकता, इसीलिए लोकल बॉडी इलेक्शंस में ट्रिपल टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। बहरहाल अभी के लिए तो 5% सीलिंग ऑफ कोटाज लागू है मध्य प्रदेश के अंदर, मतलब टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा का नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में एक लंबी डिमांड है कि रिजर्वेशन के ऊपर ये 50% की लिमिट हटाओ। सोचिए हमारी आजादी को कितने साल हो चुके हैं, अब तक तो रिजर्वेशन हटना चाहिए था, लेकिन डिमांड क्या हो रही है कि नहीं भाई और बढ़ाओ रिजर्वेशन को। तो रिजर्वेशन अब पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया है। ओवरऑल कोई भी सरकार शायद इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जल्दी डिसीजन नहीं लेगी कि हाँ भाई रिजर्वेशन रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही बोलेंगी कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, सबको वोट चाहिए। तो रिजर्वेशन रहना चाहिए वो ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करना, उसको प्रॉपर पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स और एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे इंप्लीमेंट करना, ये जरूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स इन क्वेरीज अलोन कैन प्रिवेंट एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट। तो भाई क्वेरीज, एक्सप्लोजिव्स और हेवी मशीनरी, देखिए क्या होता है, बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है। क्वेरी का मतलब क्या है, एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया आपने, माइनिंग हो रही है वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार की क्वेरीज अभी रिसेंटली जो केजीएफ मूवी आई है उसमें आपको दिखाई गई है, ठीक है ना। एक बंजर जमीन है, खोद खोद के बिल्कुल आप डीप में चले गए और फिर एंड में वहां पे कोई गड्ढा खोला और वहां पे आपको सोना मिल गया या कोई दूसरा मेटर मिल गया, कोयला मिल गया, जिस चीज की भी आप माइनिंग कर रहे हो।
एक स्टोन क्वेरीज भी होती हैं कि पत्थर तोड़ तोड़ के उसको छोटे छोटे पत्थरों में बांट दिया और फिर वही पत्थर दूसरी जगह लेके गए, क्योंकि इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है कि जो स्टोन क्वेरीज है या किसी भी प्रकार की जो माइनिंग जगह है, एक तो वहां पे एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे खोदने के लिए बम फोड़े जाते हैं। दूसरा, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है जमीन को ड्रिल करने के लिए। तो अब ऐसी जगहों पे ह्यूमन कैजुअलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो सेफ्टी नॉर्म्स प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू यहाँ पे कम है। उसके बाद अगर आप देखो तो जो रेगुलेटर्स हैं, स्टेट रेगुलेटर्स, वो मिले हुए होते हैं लोकल माइनिंग माफिया के साथ, ठीक है ना। ऑपरेशनल सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा सकता है, ग्रीड इंड्यूस्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है। सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करोगे तो महंगा पड़ेगा, सारे अच्छे इक्विपमेंट्स और सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करोगे महंगा पड़ेगा, तो ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। पास से कोई लेबर मिल गया 200-300 रुपए दिन की दिहाड़ी पे, उसको लगा दिया, वो मर गया, तो क्या हुआ, लेबरों की कोई कमी तो है नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है रिसेंटली वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट में, जो कि है आपका एदमिथी पानकुलम तमिलनाडु की तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। इस वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट में 3 वर्कर्स की डेथ हो गई। एक बड़ा पत्थर जो गिर रहा था वो ऊपर से गिरा, जिस हैवी मशीनरी के पास ये वर्कर्स काम कर रहे थे उस पे गिरा। ओवरऑल काफी भार के नीचे ये वर्कर्स दब गए, और एक ह्यूमन बॉडी पत्थर के वजन के सामने थोड़ी ना जीत पाएगी यार, मौत हो गई यहाँ पे इन 3 लोगों की। अब अपने आप में ट्रेजिक इंसिडेंट है। जो मैनेजमेंट था और जो स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी है, उसने यहाँ पे क्लियर कट बोला है कि हमने वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट को पिछले महीने क्लोजर नोटिस इशू किया था, मतलब हमने ये बोला था कि अपने ऑपरेशंस बंद करो, उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑपरेशंस बंद नहीं हुए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट का जो मैनेजमेंट है, जो भी इनके बॉसेस वगैरह हैं जिनको यहाँ पे काम बंद कर देना चाहिए था स्टेट डिपार्टमेंट के कहने पे, वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? दूसरा, सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, डिपार्टमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने नोटिस सर्व किया है कि यूनिट बंद करो, तो कम से कम जाके एक इंस्पेक्शन तो करवाओ, देखो तो कि यूनिट बंद हुई कि नहीं हुई। अब जब यहां पे इंसिडेंट हो गया है तो सारे ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, रेस्क्यूअर्स सब साइट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस समय पे इंस्पेक्शन करके काम रोक के एक्चुअली में जानों को बचाया जा सकता था, वो यहां पे नहीं किया गया। फिर माइनिंग के अंदर कंसेंट्रिक रास्ते होते हैं, उन रास्तों के बीच में कम से कम 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाले रास्ते के बीच में। ये डिस्टेंस भी यहाँ पे ब्रीच हुआ, तो जो पत्थर ऊपर से गिर रहा है उसको प्रॉपर रेजिस्टेंस मिला नहीं, वो और अंदर घुसता चला गया, लोगों के पास पहुंच गया, उनको दबा दिया, और यहाँ पे इतनी मौतें हो चुकी हैं। और खास बात ये दोस्तों कि ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर वाला, ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया के अंदर होते रहते हैं। जो तमिलनाडु के रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज सारी स्टोन क्वारीज में कराने की बात की थी। उसी के चलते यहां पे वेंकटेश्वरा स्टोन क्वेरी को बंद करने की बात कही गई थी। अब देखिए, ये जो माइनिंग होती है ना, माइनिंग भाई हैवी इंटेंसिटी ऑपरेशन, और यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है। तो जहां पे पैसों की बात आ जाती है, वहां पे पॉलिटिकल नेक्सस के बिना आप कोई काम ग्राउंड लेवल पे कर सको काफी मुश्किल है। तो पॉलिटिकल नेक्सस, क्वारी ऑपरेशंस और लाइसेंसेस देना, माइनिंग लाइसेंसेस जो कि राज्य की सरकार देती है इस प्रकार के मिनरल्स का, माइनर मिनरल्स का, तो ये सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। बिना पॉलिटिशियंस के सपोर्ट के आप इस प्रकार के माइनिंग ऑपरेशंस को कर नहीं पाओगे इलीगल तरीके से भी, ठीक है ना भाई। और जो माफियाज यहां पे माइनिंग में इन्वॉल्व है, दे आर वेरी पावरफुल माफियाज। तो अगर उनको रोकना है, तो भाई अगर पॉलिटिशियन चाहेगा, रूलिंग पार्टी चाहेगी तो रोकेगी। अब रूलिंग पार्टी किसी ऐसे माफिया को रोके जो कि अपोजिशन पार्टी के साथ अलाइंड है, तो बात अलग है। नहीं तो नॉर्मल कर केसेस में जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, इनका ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, समझ गए। प्लस इस प्रकार की जो इलीगल माइनिंग है, वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स में हो रही, तो वहां बहुत सारी ब्लास्टिंग होना, माइनिंग होना, तो इन सब चीजों से और प्रॉब्लम आ गई है। एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं यू सगयम साहब, उनको मद्रास हाईकोर्ट अपॉइंटेड लीगल कमिश्नर थे। उन्होंने ये बताया कि इलीगल माइनिंग जो हो रही है तमिलनाडु के मदुरई रीजन में, उसी से सरकार को सालाना 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग जो कि अकेले मदुरई के रीजन में हो रही है। तो दो फैसेट्स निकल के आए यहाँ पे। एक तो इलीगल माइनिंग के चलते जो प्रॉपर माइनिंग लाइसेंसेज है वो सरकार ने नहीं बांटे, प्रॉपर टैक्सेस सरकार के पास नहीं पहुंचे, ये सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले गया? जो माइनिंग करवा रहा है इलीगल तरीके से, वो अपनी जेब में ले गया। दूसरा, इलीगल माइनिंग में इन्वायरमेंट को नुकसान है, साथ साथ जो लोग वहां पे माइनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर एक बड़ा डेंजर है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे मौतें होती हैं। तो ये दोनों ही चीजें खतरनाक हैं। इन दोनों को ही चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए माइनिंग को रेगुलेट करने की जरूरत है। इसलिए आप देखोगे कि लास्ट ईयर हाईकोर्ट ने कहा कि जो 64 अनलाइसेंस्ड स्टोन क्वेरीज हैं तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में, इनको बंद करवाओ, ठीक है भाई।
हालांकि कुछ ग्राउंड लेवल पे बंद होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, कुछ जगहों पे इलीगल तरीके से माइनिंग ऑपरेशंस चलते रहते हैं, और दिहाड़ी मजदूर इन माइनिंग वर्कर्स मतलब इन माइनिंग कंपनीज को मिल ही जाते हैं। 100, 200, 400, 500, 1000 दे दिए दिन के तो गजब ही हो गया। और 1000 रुपए अगर एक वर्कर को मिल गया तो दौड़ा दौड़ा जाएगा ना यार, वो कितना भी डेंजरस ऑपरेशन हो, क्योंकि उसके लिए 1000 रुपए बड़ी बात है। और इन माइनिंग का काम करवाने वालों के लिए 1000 रुपए कुछ भी नहीं है, लाखों करोड़ों की माइनिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है। समझ गए ना भाई बात को। प्लस अगर आप देखो तो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी के रीजन में आजकल जो माइनिंग का और क्वेरिंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो स्टोन्स हैं और जो माइनर मिनरल्स हैं इनकी केरला में बहुत ज्यादा डिमांड है। इस पर्टिकुलर इलाके से माइनिंग करके 80% क्वेरिड मटेरियल कहां चला जाता है? केरला में, और केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें तमिलनाडु की सरकार को बहुत नुकसान है, क्योंकि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है मिनरल्स का, तो कन्याकुमारी तिरुनेलवेली जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है वहां से माइनिंग हुई, तो कुल मिला के रिसोर्सेज किसके हैं? तमिलनाडु के। अब ये रिसोर्सेज उठा के प्राइवेट प्लेयर्स जाके केरला में बेच देते हैं, तो बेनिफिट किसको आया? केरला को आया। जबकि आना किसको चाहिए था? राज्य की सरकार को, तमिलनाडु की राज्य की सरकार को पैसा मिलता तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करते, सरकार इन्वॉल्व होती तो थोड़ा सेफ तरीके से माइनिंग होती, तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स हम अवॉइड कर सकते थे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। देर इज अ लॉट इन अ नेम, फॉर रिपोर्टर्स द चैलेंज लाइज इन सीकिंग द सोर्स विलिंगनेस टू बी नेम्ड। मतलब जब आप रिपोर्टिंग करते हो, जर्नलिस्ट हो, तो जो न्यूज आपने जिस सोर्स से उठाई, क्या उस सोर्स का नाम आप डिस्क्लोज कर सकते हो? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि यहाँ पे आलोक दास पंडा साहब कह रहे हैं कि मुंबई के वाटर सप्लाई को लेकर एक बार ये स्टोरीज कवर कर रहे थे बहुत साल पहले। तो मुंबई में जो स्लम डवेलर्स थे वो स्लम में पहुंचे, तो स्लम में मुंबई में आपको पता होना चाहिए कि कोई टैप सप्लाई नहीं है पानी का। क्या होता है कि बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं पानी के, और वो जाके पानी सप्लाई करके जाते हैं। तो सेंट्रल मुंबई में जब ये स्लम में पहुंचे तो वहां पे बहुत सारी स्लम डवेलर वुमेन आई, और उन्होंने बोला कि देखिए, हमें तो लगता है कि जो लोकल माफिया है, ये लोकल माफिया म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स को पैसा खिला देता है और चाहता है कि हमारे नलों में पानी ना आए, और हमारे यहाँ पे पानी केवल टैंकरों में आता है, और हम इन टैंकरों के भारी पैसे देते हैं। ऐसा वुमेन ने, जर्नलिस्ट ने बोला। जर्नलिस्ट को लगा कि यार तगड़ी रिपोर्टिंग है, इस न्यूज को तो मैं छापूंगा। लेकिन ओवरऑल न्यूज को छापने से पहले न्यूज़पेपर वालों को थोड़ा बहुत सोर्स भी होना चाहिए कि उनको न्यूज मिली कहां से। अब जब माफियास के कार्टेल की गंदी खबर को पेपर में छापने की बात आई तो पीछे से चाहिए प्रूफ। तो जो स्लम डवेलर वुमेन यहां पे ये बात बता रही थी, उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। उसने बोला मैं गरीब औरत हूं, अपना नाम बताऊंगी तो ये माफिया आके मुझे परेशान करेगा, मेरे बच्चों को परेशान करेगा, तो वो भाग गई यहां से और उसने नाम नहीं बताया। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि जो जर्नलिस्ट हैं इनको पता बहुत कुछ होता है, बट ये हर चीज छाप नहीं सकते, क्योंकि जब वो छापेंगे तो किसी के प्रूफ पे छापेंगे, जिससे उसने इंफॉर्मेशन ली उसके प्रूफ पे छापेंगे, और वो छापेंगे बड़े लोगों के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, ठीक है ना, बिजनेसमैन के ऊपर, लोकल माफियाज के ऊपर। अब इन लोगों के खिलाफ अगर आपको कुछ लिखना है तो ये ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये इन्फ्लुएंशियल लोग ग्राउंड लेवल पे उस आम आदमी को जीने नहीं देंगे जिसने इनके खिलाफ बोला है। तो इस कंटेक्स्ट में जर्नलिस्ट का काम कितना मुश्किल हो जाता है, इसको यहां पे बताया जा रहा है। ओके, तो नॉलेज तो मिल जाती है जर्नलिस्ट को ग्राउंड लेवल पे, बट उस नॉलेज का सोर्स ये छाप नहीं सकते। जैसे कि ये बता रहे हैं कि एक बार ये एक नेता के साथ साइक्लोन हिट कोस्टल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में गए। वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो आम के पेड़ थे और कोकोनट के पेड़ थे वो तबाह हो गए थे। अब आम के पेड़, कोकोनट के पेड़ जब तबाह हुए तो कुछ लोग वहां पे एजिटेशन करने के लिए आए, ठीक है ना, वो नारे लगा रहे थे। अब उसमें से एक इंसान जो बार बार ये बोल रहा था कि मेरे पेड़ तबाह हुए हैं, जब ये जर्नलिस्ट उनके पास पहुंचा और उनसे नाम मांगा मतलब पेपर में छापने के लिए, तो उस आदमी ने देने से मना कर दिया। उसने बोला लोकल तहसीलदार से जाके पूछो, क्योंकि इस आदमी को लगा कि अगर मेरे नाम के साथ मैं ये बता देता हूं कि कितने आम के पेड़ का नुकसान हुआ है, कितने कोकोनट के पेड़ का नुकसान हुआ, तो लोकल जो पॉलिटिशियन है वो इस इंसान को जिंदा नहीं रहने देंगे। तो एक्चुअली में बेसिकली इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है भाई कि देखिए, जर्नलिस्ट के लिए रिपोर्टिंग करना मुश्किल है। क्यों रिपोर्टिंग करना मुश्किल है? सिंपल बात यह है कि ग्राउंड लेवल पे जो लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो खुफिया तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाहते, ठीक है ना, वो गवाह नहीं बनना चाहते, विटनेस नहीं बनना चाहते, क्योंकि विटनेस बनेंगे तो उनको जिंदा ना छोड़ा जाएगा। उसी प्रकार से एक बिल्डर की कहानी बता रखी कि एक बिल्डर था, उसका आर्किटेक्ट था। इस आर्किटेक्ट को एक तीसरे पर्सन ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो जर्नलिस्ट को बुलाया गया। लेकिन जर्नलिस्ट को बोल दिया थर्ड पर्सन ने कि मैं आपको अपनी कोई डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि अपनी डिटेल दूंगा तो बिल्डर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार की जो बुलिंग है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ठीक है भाई, और चलते हैं अपने फाइनल आर्टिकल की तरफ। पॉकेट्स ऑफ होप, लिंकिंग नेचर एंड ह्यूमैनिटी। मैं बता दूं इस आर्टिकल को लिखा है एरिक फॉर्ड साहब ने। एरिक फॉर्ड साहब डायरेक्टर हैं
यूनेस्को के दिल्ली ऑफिस के, जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका को देखता है। ठीक, अब क्या बता रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी की तारीफ कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लेनेट का लिविंग फैब्रिक है, ह्यूमन वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर और लोगों के अगेंस्ट जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स आ रहे हैं, जो ओवरऑल इन्वायरमेंटल डैमेज के थ्रेट आ रहे हैं, उसको कुछ हद तक बायोडाइवर्सिटी रोकती है। अब अगर देखा जाए, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि 2019 में रिलीज की गई थी, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा, जो कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में। तो इसमें यह बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी लॉस किसकी वजह से हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, इन्वेसिव स्पेशीज की वजह से हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज के पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो ठीक है भाई, इन सब चीजों को अरेस्ट करने की जरूरत है। अब तक मैंने आपको कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया। बात यह है कि हमारे अर्थ की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। जितने लोग हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं, उतने ही रिसोर्सेज हम नेचुरली पैदा कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे। हमारी साफ हवा, हमारा क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, हमारे फूड और हेल्दी हैबिट्स, ये सब यहां पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इन सब चीजों को अरेस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऑथर बता रहा है, एक चीज है जिसके थ्रू हम ओवरऑल कुछ हद तक इन्वायरमेंटल डैमेज को रोक सकते हैं, और वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए, यूनेस्को ने 1971 में शुरू किया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स वो जगह होती हैं जहां पे ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मोनी में रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको एनवायरमेंट की सीरीज में ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बता चुका हूं। बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के अंदर माइनिंग करना मुश्किल है। ह्यूमंस का जो एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट, एक्सप्लॉयटेशन है फॉरेस्ट स्पीशीज का, ट्री स्पीशीज का, वो करना मुश्किल है। मतलब बायोडाइवर्सिटी रिजर्व के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज रेगुलेटेड होती हैं। माइनिंग हो गया, पेड़ों की कटिंग हो गई, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, बाहर के लोगों का अंदर आके एग्रीकल्चर करना हो गया, घास चराना हो गया भेड़ बकरियों को, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रेगुलेटेड होता है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। समझ गए? और अगर बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, मतलब उतना इलाका कहीं ना कहीं आपने कंजर्व कर दिया। साउथ एशिया की बात की जाए तो 30 बायोस्फीयर रिजर्व यहां पे स्टैब्लिश किए गए। पहला था हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि श्रीलंका में स्टैब्लिश किया गया था 1977 में। इसमें 25,500 हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इंडिया में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व आया था, यूएसके ने डेजिग्नेट किया था, वो था 2000 में, नीलगिरी माउंटेन्स के अंदर। ये तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला तीनों जगह पे फैला हुआ है। आज की डेट में देश में 12 बायोस्फीयर रिजर्व से, जो लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो पन्ना में बना है, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन 2020। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, दे आर पॉकेट्स ऑफ होप। पॉकेट्स ऑफ होप मतलब ओवरऑल यहां पे ह्यूमंस और एनवायरमेंट एक दूसरे के साथ बिल्कुल सामंजस्य में, सिंक्रोनाइजेशन में, स्टेबिलिटी के साथ रहते हैं। कहीं पे भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। तो जितने ज्यादा हम बायोस्फीयर रिजर्व्स बना लेंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के साथ लड़ पाएंगे, ऐसा बताया गया। और इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को बनाने की पॉसिबिलिटीज बहुत है। भूटान, इंडिया, नेपाल की बात की जाए तो यहाँ पे हजारों की तादाद में ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, अल्पाइन इकोसिस्टम है। तो अगर हम यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं, तो हम अपनी माउंटेन इकोलॉजी को बचा सकते हैं। जैसे कि खांग जेंडजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2018 में बनाया गया था। यहाँ पे 8,586 मीटर तक की ऊंचाई तक की जो जगहें हैं, वो कहीं ना कहीं कंजर्व्ड हैं। बहुत सारी, आप कह लो, चिड्स और रेयर प्लांट स्पेशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। 35,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, डेयरी, ये सब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल तरीके से होता है। तो जहां पे भी बायोस्फीयर रिजर्व बना है, वहां पे चीजें सस्टेनेबल तरीके से होंगी। इसलिए जितने ज्यादा हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे उतना बढ़िया है, ऑथर ये बोल रहा है। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ पे कोस्ट लाइन्स बहुत है, कोस्टल इलाके बहुत है। इन कोस्टल इलाकों में वल्नरेबिलिटी, स्टॉर्म्स की, फ्लड की, ड्रॉट की। तो अगर इन कोस्टल इलाकों में, बड़े इलाके में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, तो उन बायोस्फीयर रिजर्व में जो एक्टिविटीज है ह्यूमंस की, जो एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर है, वो कम हो जाएंगे। जब ये प्रेशर कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट यहाँ पे स्टेबल होने लगेगा। मालदीव्स की बात कर रहे हैं। मालदीव्स इज द लोएस्ट लाइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इसकी जो एलिवेशन है समुद्र के लेवल से, वो केवल 1.5 मीटर है। इस आर्किपेलाजू में भी बहुत सारे, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं, तो जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं, इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व बनाओ। जितने ज्यादा आप बायोस्फीयर रिजर्व बनाओगे, उतना ही यूनेस्को को साथ मिलके जो अलग अलग सरकारें हैं वो काम करेंगे। जब ये सरकारें काम करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन यहां पे एक फॉल्ट है दोस्तों। एक बड़े पॉइंट को यहां पे ऑथर ने पॉइंट आउट नहीं किया। बायोस्फीयर रिजर्व्स एक लिमिट से ज्यादा सरकारें बनाना नहीं चाहती, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जितना इलाका आ जाता है, ना वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है, ना वहां पे माइनिंग की जा सकती है। मतलब
सरकार के, लोगों के, बिजनेसेस के, कॉर्पोरेट्स के हाथ बंध जाते हैं उस इलाके में। तो जितना बड़ा इलाका बायोस्फीयर रिजर्व का होगा, उतने ही इलाके में ओवरऑल आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं चला सकते। और इंडिया जैसी कंट्री जहां पे ऑलरेडी आबादी 135 140 करोड़ पहुंच चुकी है, वहां पे लैंड की कमी है, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व ज्यादा डिजिग्नेट करना मुश्किल हो सकता है। आप वैसे भी देख रहे हो कि अभी भी जो कंजर्वेशन और रिजर्व फॉरेस्ट हैं, वहां पे भी कोल की माइनिंग करने में सरकार के कभी कभी नाको चने चप जाते हैं, खाली कराने में इलाका इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के लड़ते लड़ते। तो और इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व बना देना और अपने ऑप्शंस को विद रिस्पेक्ट टू माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कम कर देना, ये बहुत सी देश की सरकारें नहीं भी चाहेंगी, ठीक है। अगर आप देखो तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये तीन ऐसी कंट्रीज है जहां पे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व चलाना चाहता है। अभी तक यहां पे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं आए। सरकार कुछ इलाकों को बायोस्फीयर रिजर्व नॉमिनेट करना चाहती है, बट अभी तक नॉमिनेट हो नहीं पाया। अभी 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था। तो भाई दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत करके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बढ़ाया जाए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाए, ये एरिक फॉल्ट साहब कह रहे हैं कि यूनेस्को का ऑब्जेक्टिव है। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव बिना सरकारों के कॉपरेशन के पूरा नहीं हो सकता। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द सुपर थैंक्स ऑप्शन एंड ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।